अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक सलाम है। सर। वालेकुम सलाम। कैसे यार, सब ठीक ठाक हो? खैरियत है? यस सर, आप सुनाए। जी प्लीज़, ये हमने स्टार्ट किए हुए थे इंग्लिश के, तो प्रोनाउन हमने डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, और जस्ट मिनट में आप सबके क्लास स्टार्ट नहीं हो रही अभी तक होगी यार। थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा वो नेट पेज पर दोबारा हो जाता है तो शायद इस वजह से लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये प्रोनाउन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, प्रोनाउन के हमने टाइप्स भी पढ़ लिए थे, फिर हमने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन वगैरह भी पढ़ लिए थे, एम्फेटिक भी पढ़ लिए थे। याद है आप सबको सारी चीजें। रिलेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिए थे। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने ये भी ये भी हमने पढ़ लिए थे। आई होप कि आपको याद होंगे साथ। ठीक है, इसके बाद है, ठीक है, तो इसके बाद है, ठीक है, यानी हमारे पास है यानी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत आसान है यार। ठीक है, यानी दिस लेक्चर इज वेरी मच इजी। आपको इंशाल्लाह इसमें कोई भी मुश्किल नजर नहीं आएंगे। ठीक है, द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद फिर हम जो है ना कोई और भी इम्पोर्टेंट सी चीज देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो द ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा याद रखना, हमारे पास दो तीन किस्म के वर्ब्स होते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर आपसे जब पूछेगा तो कोई भी वो सेंटेंस बना के देगा। ठीक है, और उसमें आपसे ये पूछेंगे, ठीक है, कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? The one is the transitive verb and the second one is the intransitive verb. अगर हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, यानी लुक एट दिस एग्जांपल। अगर हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं जो मैंने यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, लुक एट दिस एग्जांपल। क्लियर? लेकिन इन एग्जांपल से पहले आप देखिएगा कि हर सेंटेंस में तीन चीजें होती है। वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज द वर्ब, द थर्ड वन द ऑब्जेक्ट। यानी एवरी सेंटेंस हैज थ्री मेन थिंग्स, द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। यानी हर सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर मैं इस पहले सेंटेंस को पढ़ता हूँ, द बॉय किक्स द बॉल। इस पहले सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा, द बॉय किक्स द बॉल। इस सेंटेंस में द बॉय ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और द बॉल ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यानी मैंने वर्ब को ग्रीन कलर में कर दिया है, द बॉय किक्स द बॉल। क्लियर? यानी द बॉय सब्जेक्ट है, किक वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो है द बॉल। सेकंड सेंटेंस को आप देखिएगा, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? इसमें द गर्ल जो है सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, आई ईट एन एप्पल। आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है एंड एप्पल ऑब्जेक्ट। आपको बात समझ आ रही है? आपने सेंटेंसेस सारे पढ़ लिए। अब देखिएगा दोबारा मैं पहले एग्जांपल से स्टार्ट लेता हूँ। अगर मैं इस पहले से द बॉय किक्स द बॉल, अब देखिए है इसका दोनों यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे डायरेक्ट असर हो रहा है। दोनों पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट असर हो रहा है। इस किस्म के वर्ब का वर्ब यानी सच ए वर्ब which has the effect on both subject and the object। यानी ऐसे वर्ब जिसका असर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ है, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर? यानी सब्जेक्ट को फील होता है कि मैं ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा हूँ। यानी यहाँ अगर सब्जेक्ट जो है वो किक कर रहा है, किकिंग का एक्शन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को पता चल रहा होता है कि मुझे किक किया जाए। क्लियर? सो इस किस्म के वर्ब को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जा रही है? क्लियर? यानी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आप ये देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें सेंटेंस के साथ बॉल भी होगा, यानी सॉरी सेंटेंस के साथ ऑब्जेक्ट भी होगा, जो मैंने यहाँ पर बॉल के तौर पर लिया। यानी द बॉय सब्जेक्ट है, किक्स वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्ट है।
क्लियर? यानी याद रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो है हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नजर आता है। अगर हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर द गर्ल जो है सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, अ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू सी ये जो दी गर्ल, ये जो लड़की है जो गाती है, इसको फील हो रहा है कि क्या कर रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो इस किस्म के आई मीन इस किस्म के वर्ब को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? Another one, I eat an apple. यहाँ पर I जो है सब्जेक्ट है, eat वर्ब है, and apple ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो ऐसे वर्ब जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, जिसका असर जो है दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के लिए फील हो रहा, दोनों के लिए मौजूद साबित हो रहा हो, ठीक है? तो इस किस्म के वर्ब को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर? और मैंने सिंपल आपको बात बताई कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यानी when the action of the verb passes over from the subject to an object, it is called as transitive. It has an object. इसका हर सूरत में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट भी होता है। आपको बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। सो मैंने आपको बात बताई कि दो किस्म के वर्ब होते हैं, एक को ट्रांजिटिव कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? जिस भी वर्ब का असर जो है यानी ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहा हो, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। हम सारे यार मेरे पास तो जो है ना बिल्कुल ठीक है। आपने जो सिस्टम लगाए हुए हैं प्लीज उनको चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल साउंड क्लियर है। आप में से प्लीज कोई बोल लीजिएगा अगर साउंड का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ तो कोई सही इशू नहीं है। ठीक है, देखिए जरा अनदर वन, अगर हम अनदर एग्जांपल को देख लेते हैं, मसलन इंट्रांजिटिव की बात जब हम करते हैं, व्हाट इज इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव क्या होते हैं देखिएगा जरा। ठीक है, बात वही है, थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, बात वही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ही फर्क नजर आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिएगा यानी इंट्रांजिटिव, हम इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात करते हैं, ठीक है, बहुत गौर से आप देख लीजिएगा, है बहुत आसान है, चलो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अगर इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, आप इन एग्जांपल्स को देखिएगा। मैंने पहले आपको बात कही ना कि हर सेंटेंस में तीन चीजें होती है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अगर मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ, द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स। क्लियर? यानी बच्चा सोता है। क्लियर? इस सेंटेंस में आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहे। देखिए ये ऑब्जेक्ट की जगह जो है ये बिल्कुल खाली है, यानी मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंस को, ठीक है, यानी जहां आपको कोई वर्ब नजर ना आए, यानी सेंटेंस वेयर यू सी, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जहां कोई वर्ब नजर आपको नहीं आता हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव। अगर हम पहले सेंटेंस को देखते हैं, बेबी स्लीप्स, तो यहाँ पर यू सी कि देखिए आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। क्लियर? इस किस्म के इस किस्म के वर्ब जिसका असर सिर्फ सब्जेक्ट तक रहता है और उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इस किस्म के वर्ब को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अनदर वन अगर मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको, ही रन्स टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिएगा टू अ लॉन्ग डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस में जो है फॉर एग्जांपल एक फ्रेज दिया हुआ है जिसके सामने मैंने लिखा भी है, फॉर एग्जांपल ही रन्स, वो दौड़ता है। क्लियर? इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि आपको फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा। सच ए सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कोई फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है, इस किस्म के सेंटेंस जिसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता, इस किस्म के सेंटेंस हम क्या कहते हैं?
इस सेंटेंस के वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर? अनदर वन देखिएगा, ही लव्स, वो हंसता है। अब देखिएगा, इट मी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये फ्रेज है। क्लियर? तो ऐसे वर्ब जिसका असर जो है सिर्फ सब्जेक्ट तक महदूद रहता है, ऐसे वर्ब जिसका असर सिर्फ ऑब्जेक्ट तक महदूद रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर? इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। When the action of the verb does not pass over from the subject to an object, it is called an intransitive verb. The intransitive verb doesn't have an object. ऐसे यानी intransitive verb जो होते हैं, इस किस्म के sentences में आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता, सिर्फ सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। प्लीज आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम आगे जाते हैं। क्लियर? प्लीज मुझे बताते जाइएगा जब आप कोई चीज से समझ ना आए ना, ठीक है, प्लीज जरूर बताइएगा। यस, यानी मैंने आपको दो वर्ब बता दिए हैं, क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नो, एमसीक्यूज में जब वो आपको देते हैं तो वो आपको डेफिनेशन नहीं देते हैं, बल्कि वो कोई सेंटेंस बना के देंगे, जिस तरह मैंने ये सेंटेंस बना के दिए हुए हैं, द guy kicks the ball। तो वो इस वर्ब को उन्होंने अंडरलाइन क्या किया होता है, और फिर इसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। डेफिनेशन नहीं आता पेपर में, कभी भी डेफिनेशन वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अब देखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैंने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, दोबारा रिमाइंड इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद जो मैंने चीज पढ़ानी है, ठीक है, तो वो आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना वो कर देंगे कि यार ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे होगा। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं कि ऐसे वर्ब जिसके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, जिसके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। ये मेन डिफरेंस है, बस इसको याद रखें। मसलन द बॉय किक्स द बॉल, यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट है, वर्ब किक्स है, ऑब्जेक्ट द बॉल है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। Clear? He eats an apple. Now, for example, the girl sings. The girl sings a song. यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल the girl सब्जेक्ट है, sings वर्ब है, a song ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। I eat an apple, यहाँ पर I सब्जेक्ट है, eat वर्ब है, an apple ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। और ये इन वर्ब का जो मैंने ग्रीन कलर में किए हुए हैं, इसके असर जो है फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास हो रहा है। Clear? So when the action of the verb passes over from the subject to an object, it is called a transitive verb. It has an object. इसका ऑब्जेक्ट भी होता है। Similarly, intransitive verb होता है। क्या होता है? intransitive verb होता है। Look at this. For example, देखिएगा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस में तीन चीजें होती है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। मसलन द बॉय स्लीप्स, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता।
क्लियर, ही रन्स टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये टू अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फ्रेज है। ये क्या है? ये फ्रेज। क्लियर हुई आपको बात? ठीक है। सो ही लॉस्ट इट मी। इट मी जो है फॉर एग्जांपल, अब देखिएगा अगर आप एट मी की बात करते हो, ये फॉर एग्जांपल ये फ्रेज नहीं है ना, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो है ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो जो वर्ब होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। आगे एक क्वेश्चन अब देखिएगा जो मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है, नोट कीजिएगा। द यूजेज ऑफ द वर्ब मेक्स इट आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यानी ये किसी भी वर्ब को हम जिस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं, ये उस इस्तेमाल की वजह से वो क्या हो जाते हैं, या तो ये ट्रांजिटिव बन जाते हैं या इंट्रांजिटिव बन जाते हैं। हमेशा याद रखना कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होता है। ये इस वर्ब का यूज, हम जिस अंदाज से किसी वर्ब को यूज करते हैं, उसका यूज जो होता है वो या तो हम उसको ट्रांजिटिव बना देते हैं या इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, मैंने आपको पहली बार बताया ना, याद रखना ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर? ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसके साथ लिखा हुआ है कि वर्ब यूज्ड इज ट्रांजिटिव। इन सेंटेंसेस में वर्ब आपको ट्रांजिटिव नजर आएगा, यानी आपको इस सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट भी नजर आएगा और वर्ब भी, यानी आपको तीनों चीजें नजर आएंगी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर है आपको बात? ठीक है। और यहाँ पर है वर्ब यूज्ड एज इंट्रांजिटिव, यानी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो नजर आएंगे लेकिन कोई आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे। मसलन मैं कहता हूँ the ants fight the wasp। क्लियर? यानी अब देखो द एंड्स जो है ये सब्जेक्ट है, फाइट जो है वर्ब है, और द वास्प जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इट मींस कि जब कोई कोई भी वर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव के तौर पर जब इस्तेमाल हो जाए, जब वो एक ट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मसलन another example, इस एग्जाम्पल को सामने देखिएगा, जब यही वर्ब जो है ना इंट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सम एंड्स फाइट फियरली, कुछ चींटियां बहुत सख्त लगती है। अब यहाँ पर सम एंड्स ये सब्जेक्ट है, फाइट वर्ब है, लेकिन फियरली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है जो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? another एग्जाम्पल देखिएगा, दिशा सेंस द शिप, यानी द शॉट सेंस, यानी इस शॉट से, यानी इस गोली चलाने से वो जो वो बहरी जहाज है वो डूब गया। यहाँ पर द शॉट जो है सब्जेक्ट है, सेंस वर्ब है, द शिप ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी को जब हम इंट्रांजिटिव में देखते हैं, द शिप सिंक्स स्लोली, तो यहाँ पर आप देखिएगा द शिप सब्जेक्ट है, सिंक वर्ब है, स्लोली जो है ये एक वर्ब है, वर्ब नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बस सिंपल मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया कि किसी भी वर्ब के साथ अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये एग्जाम्पल ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर, तो उसके उसके बाद क्या हो जाता है? ठीक है, वो फिर इंट्रांजिटिव। मसलन देखिएगा इस सेंटेंस को, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यहाँ पर द ड्राइवर सब्जेक्ट है, स्टॉप वर्ब है, द ट्रेन ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके मुकाबले में द ट्रेन स्टॉप सडनली, यहाँ पर द ट्रेन सब्जेक्ट है, स्टॉप वर्ब है, और सडनली जो है वो एडवर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ, अगर वर्ब के साथ फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट है, फिर तो वो क्या कहलाएगा? फिर तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या बन जाते हैं? वो इंट्रांजिटिव बन जाते हैं। स्पीक्स द ट्रुथ, क्लियर, स्पीक्स ही सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब है, द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है। ही स्पीक्स रेगुलरली, यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे, यहाँ पर वो क्या बन रहा है? यहाँ पर जो है वो
क्लियर हुई आपको बात समझ। अनदर एग्जांपल जो मैंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं, द हॉर्स किक्ड द मैन। यहाँ पर द हॉर्स सब्जेक्ट है, वर्ब है, द मैन ऑब्जेक्ट है, लेकिन द हॉर्स किक्ड हॉर्सली। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो इस तरह से इन वजूहात की बिना पर कि जब भी किसी आई मीन किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ अगर फॉर एग्जांपल यानी वो किसी भी वर्ब के साथ फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तीनों है, फिर वो क्या बन जाएंगे, वो आई मीन ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यानी किसी भी वर्ब के साथ फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो वर्ब जो होता है वो इंट्रांजिटिव बन जाता है। क्या बन जाते हैं, क्लियर हो गया आपको? ठीक, प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ना हम आगे जाते हैं, ठीक है, प्लीज रिवाइज कीजिए। इस प्लीज समझ आ रहा है? ठीक, जी प्लीज। ओके वेल डन यार, ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है। नहीं, मैंने आपको बात बताया ना, ठीक है, कि कोई भी वर्क जो होता है यानी वो इंट्रांजिटिव नहीं होता है। ये हमारा यूज होता है कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। आप किसी भी वर्क को जिस अंदाज से यूज करोगे, ठीक है, वही वो क्या होता है, वो उसका ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बन जाता है। लेकिन मैंने जो डिटेल से आपको बात बताई कि हमेशा याद रखना, सिंपल पहचान इसकी ये है कि जब भी किसी वर्क के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, जब भी किसी वर्क के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर किसी वर्क के साथ जो है फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी वर्क के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सूरत हाल में वही वर्क जो होता है वो क्या बन जाता है, इंट्रांजिटिव बन जाता है। ये कॉमन एग्जांपल है, ठीक, यानी कॉमन मेथड है जो मैंने आपको बाहर बता दिया। क्लियर? तो इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिएगा जरा, ठीक है, कि हम इसको हमें आगे कैसे निकल जाते हैं। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लोग लेते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम थोड़ा सा क्या जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है, यानी एक और स्लाइड की तरह, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मसलन देखिएगा, another thing is that एक another चीज है, that is called I mean the regular and irregular। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रेगुलर कहलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इरेगुलर कहलाते हैं। क्लियर? यानी रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब क्या, बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने आपको यानी अभी आपको ये बात क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको किसी सूरत में परेशान होने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए, अगर मैं सबसे पहले रेगुलर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम रेगुलर वर्क की बात करते हैं, ठीक है, देखिए रेगुलर वर्क की बात करते हैं। क्लियर? हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि किसी भी वर्क के तीन फॉर्म्स होते हैं। किसी भी वर्क के कितने फॉर्म्स होते हैं, तीन फॉर्म्स होते हैं, द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल। और यू सिंपली कैन से द फर्स्ट फॉर्म, द सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म।
क्लियर, हमने ये बात की है, ठीक है। किसी भी कोई भी वर्क जो होता है, ठीक है, यानी कोई भी वर्क जो होता है उसके तीन फॉर्म होते हैं। क्लियर, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। या आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये किसी भी वर्ब की ये तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर हम इन एग्जांपल्स को और से देखते हैं, लुक एट दिस एग्जांपल। क्लियर, हम सबसे पहले रेगुलर हम वर्क की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? रेगुलर वर्क की हम बात करते हैं। क्लियर, मसलन मसलन देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ ये फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अटेक। ये फर्स्ट फॉर्म है अटेक, सेकंड फॉर्म है अटेक, थर्ड फॉर्म। क्लियर, इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्लियर, डिसाइड, फर्स्ट फॉर्म में डिसाइड, सेकंड फॉर्म में एंड डिसाइड, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद है फॉर एग्जांपल पेन, फर्स्ट फॉर्म में पेन, सेकंड फॉर्म में और पेन, थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई आपको, ठीक है। मसलन आप गौर से देखिएगा, बहुत गौर से इन चीजों को देखिएगा, ठीक है, कि हमने फॉर एग्जांपल, यानी फॉर एग्जांपल, क्लियर, यानी ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? अगर हम इस फर्स्ट फॉर्म अटैक को देखते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म के साथ बनाते हुए हमने सिर्फ इसके साथ ईडी लगा लिया, थर्ड फॉर्म के साथ भी हमने सिर्फ ईडी लगा लिया। अनदर देखिएगा डिसाइड, इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हुए हमने सिर्फ डी लगा लिया, इसलिए कि ऑलरेडी ई लगा हुआ है। थर्ड फॉर्म बनाते हुए भी हमने सिर्फ डी लगा लिया। अनदर एग्जांपल पैंट, इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हुए पैंट, थर्ड फॉर्म बनाते हुए पैंट। बकवास समझ आ रहा है? क्लियर हुई, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जिसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसके आखिर में या तो हम ईडी लगा लेते हैं या सिर्फ डी लगा लेते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। When the verb forms its past tense by adding d or ed at the end of its present tense, it's called regular verb. आगे किसी भी वर्ब के, हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, ठीक है, किसी भी वर्ब के, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इन फॉर्म भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। यानी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आप डी लगा लेते हो या ईडी लगा लेते हो। क्लियर, तो इस किस्म के वर्ब का हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अनदर वन इज, देखिएगा जरा, अनदर वन और से देखिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर हम दूसरे को देखते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इर्रेगुलर। सेकंड वन क्या है? इर्रेगुलर, यानी ये मैंने थोड़ा सा एक पेज पे लाने के लिए एक लाइन लिखा दिया। अनदर वन इज द इर्रेगुलर, दूसरे को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। हर टेंस यानी हर वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। या आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी कह सकते हो। अब देखिएगा, अगर हम इन, ये जो है ना, इन वर्ब्स को गौर से देखते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं, मसलन फर्स्ट फॉर्म है बिगिन, सेकंड फॉर्म है बिगन, थर्ड फॉर्म है बिगन। क्लियर, यानी फर्स्ट फॉर्म में बिगिन, यानी आई लगा हुआ है वावल, BEGIN। क्लियर, इसकी सेकंड फॉर्म जब बनती है तो वही आई जो है ए में चेंज हो गया, बिगैन। क्लियर, और इसकी थर्ड फॉर्म बनाते हुए ए जो है यू में चेंज हो गया, बिगन। क्लियर, अनदर एग्जांपल को और से देखिएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ठीक है, यानी ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक इसका सेकंड फॉर्म है और ड्रंक इसका थर्ड फॉर्म है। क्लियर, आई ए में चेंज हो गया, फिर ए यू में चेंज हो गया। Another one is sing, sang, sung, यानी sing ये फर्स्ट फॉर्म है, sang इसका सेकंड फॉर्म है, sung इसका थर्ड फॉर्म है। क्लियर, sit, sat, said, यहाँ पर sit आई जो है ए में चेंज हो गया, फिर दोबारा ए। क्लियर, come, came, come, ओ जो है ए में चेंज हो गया और फिर ए जो है ओ में चेंज हो गया। क्लियर, सो अब देख रहे हो, ठीक है, कि when जब भी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड और थर्ड फॉर्म इस अंदाज से बनते हैं कि इनके इनसाइड बाउल्स जो है वो चेंज हो, इनसाइड बाउल जिसके साथ क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। इस किस्म को हम क्या कहते हैं? यानी इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। When the verb forms its past and past participle
by merely changing the inside vowel is called irregular verb. क्लियर? जब किसी भी वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हुए उसके वावल जो है वो चेंज होते जाते हो, तो इसका हम क्या कहते हैं? इसका हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर? आप प्लीज इसे रिवाइज करें, फिर हम आगे जाते हैं प्लीज। जी प्लीज, समझ आ गई आपको बात? ठीक है, होप कि आपको ये सारी चीज समझ आ चुकी होगी आप। ठीक है, तो आसान है, ये इतने मुश्किल नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बात बताई ना, ठीक है, कि ये इतने मुश्किल नहीं है। क्लियर? यानी रेगुलर वर्ब के मैंने आपके बारे में मैंने आपको बात बताई ना कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, कि जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में या तो आप ईडी लगा लेते हो या डी लगा लेते हो। यानी आप क्या लगा लेते हो? या तो आप ईडी लगा लेते हो या डी लगा लेते हो। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है, ऐसे सूरत हाल में, ठीक है, इस किस्म के वर्ब को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर? अनदर वन इज देयर। अनदर वन क्या है कि मसलन इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, जिसका मैंने आपको बात बताई ना, ठीक है, कि हर वर्ब के क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यानी 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हो बिगिन, बिगैन, बिगन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, sang, sung, said, 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 कॉम, कैम, कॉम। क्लियर? तो ऐसी सूरत हाल में आप देख लीजिएगा, आप इनको गौर से देख लीजिएगा कि इस किस्म के वर्ब जिसके सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हुए इनसाइड वावल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ चेंज होते हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। When the verb forms its past and past participle by merely changing the inside vowel, it is called what? It is called the irregular verb. आ रही है आपको बात समझ? प्लीज थोड़ा सा जवाब दे दिया करें। ठीक है, मैं आपके चैट तो पढ़ता रहता हूँ कि यस सर, यस सर, ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जवाब मुझे दे दिया करें। ठीक है, यस सर, डन है। इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है, अनदर वन अगर हम आगे जाते हैं, ठीक है, ये आसान आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको फिलहाल करा रहा हूँ कि एक दफ़ा ये हो जाए, एक दफ़ा आपको ये समझ आ जाए, फिर इसके बाद जो है ना हम आगे जाते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, मैं इसको एक पेज पे लाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट में ट्राई कि मैं इसको एक पेज पे लाऊँ। यस, ठीक है, एक पेज पे तो शायद ना आ जाए। ठीक है, ये जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, ये जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई कि इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं, इनके इनसाइड वावल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो चेंज होते रहते हैं। मसलन बिगिन, बिगन, बिगन। क्लियर? अभी जो इर्रेगुलर वर्ब है, इट हैज 3 टाइप्स। इसकी भी 3 टाइप्स है। जो इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है, वो इनके 3 टाइप्स कहलाते हैं। क्लियर? नंबर 1, सबसे पहले इसकी पहली टाइप ये है, देखिएगा, द फर्स्ट टाइप इज, क्लियर, नंबर 1, एक मिनट में कोशिश ये है कि इसको तो एक पेज पे लाया जाए। द फर्स्ट वन क्या है? फॉर एग्जांपल द वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर द सेम। ऐसे वर्ब जिसमें तीनों के तीनों फॉर्म क्या होते हो? एक जैसे होते हैं। द वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर द सेम, यानी इर्रेगुलर वर्ब के जो 3 टाइप्स होते हैं, इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके तीनों टाइप्स एक जैसे होते हैं।
इनके तीनों टाइप क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड, आई मीन द वर्ब, द इर्रेगुलर वर्ब, जिसके तीनों टाइप्स क्या होते हैं, एक जैसे कहलाते हैं। मसलन आप देखिएगा बैट, 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 क्लियर। बैट कहते हैं ना शर्त लगाना। अब इसके तीनों फॉर्म ऐसे हैं, एक जैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। बर्स्ट, 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 हर्ड, 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 शट, 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 स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। अब आप देख रहे हो, ठीक है, कि इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है, जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। इनके तीनों फॉर्म क्या है, एक जैसे हैं, क्लियर। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये बिल्कुल एक जैसे फॉर्म है, क्लियर। इसके बाद इर्रेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, ठीक है, द वर्ब्स इन विच टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर द सेम। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनमें से क्या होते हैं, जिनमें से दो एक जैसे होते हैं, दो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, वो मुख्तलिफ होता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, बीट, बीट, बिटन। अब देखिएगा फर्स्ट सेकंड एक जैसे हैं, लेकिन इसकी थर्ड जो है वो चेंज है, क्लियर है। अब देखिएगा अनदर एग्जांपल, बेंड, बेंड, बेंट। यानी सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं, लेकिन फर्स्ट डिफरेंट है। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, फर्स्ट कुछ और है, सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं। बिल्ट, 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 हैंग, हंग, हंग, कॉम, कैम, कम, क्लियर। यानी इर्रेगुलर वर्ब की सेकंड टाइप वो है जिसमें दो फॉर्म होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जबकि एक तीसरा जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। जबकि इर्रेगुलर वर्ब की थर्ड टाइप जो है वो ऐसी है, ठीक है, verbs in which all three forms are different। ऐसे वर्ब जिसमें तीनों डिफरेंट होते हैं। मसलन देखिएगा, ब्लो, ब्लीव, ब्लोन। ब्लो फर्स्ट फॉर्म है, ब्लीव सेकंड फॉर्म है, ब्लोन थर्ड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये तीनों फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। डू, डिड, डन, ईट, एट, इटन। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। तो आमी जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं इनके थ्री टाइप्स होते हैं। नंबर वन ये है कि ऐसे वर्ब जिनके तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं। मसलन बैट, 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 बर्स्ट, 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 हर्ट, 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 शर्ट, शर्ट, एक्सेट्रा। और सेकंड इसकी टाइप क्या है, द वर्ब्स इन व्हिच टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर द सेम। यानी ऐसे वर्ब जिनके फॉर एग्जांपल दो फॉर्म्स तो एक जैसे होते हैं लेकिन तीसरा कुछ और होता है। मसलन बीट, बीट, बिटन, बेंड, बेंट, बेंट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, हैंग, हंग, हंग, कम, कैम, कम। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। थर्ड इसकी टाइप क्या है, थर्ड टाइप इज दैट verbs in which all the three forms are different। ऐसे verb जिसमें तीनों फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मसलन blow, believe, blown, break, broke, broken, do, did, done, eat, ate, eaten। आगे आपको बात समझ, प्लीज आप एक मिनट के लिए रिवाइज करें, फिर इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं यार, ठीक है, और ये आपके पेपर में आते तो हर सूरत में है, ठीक है, लेकिन इसका समझना जो है बिल्कुल आसान है, कोई सी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, जहाँ तक इंग्लिश की बुक के बारे में है, ठीक है, देखें, आईकेप की रिकमेंडेड बुक है। आईकेप की जो बुक है ना वो क्या है, वो रिकमेंडेड बुक है, क्लियर। लेकिन आईकेप की बुक में ये जो ग्रामर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये है बिल्कुल, लेकिन वहाँ टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ दिए हुए हैं लेकिन उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है। मैं वहाँ से टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद उसकी क्या करता हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन खुद ही बनाता रहता हूँ, ठीक है। अस्सलाम तो वालेकुम आप, सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं जी वालेकुम। इसके सर इसके एग्जाम कब तक हो रहे हैं एक्सपेक्टेड? क्योंकि स्टेज 3 और 4 के तो एडमिशन जा रही हैं, इसके कब तक जाएंगे, कोई एक्सपेक्टेड है सर? हमजा अभी तक कंफ्यूज हूं ना सर मैं।
क्योंकि जी बाकी जी भी जा बिल्कुल। रहे हैं और इसका अंसारी नहीं यार, जा रहा। जी सर। अच्छा आप इस तरह कीजिएगा ना कि आप इस बारे में प्लीज जो है यानी पिफा से बात कीजिएगा, ताकि वो आपको बता दें कि मसलन एग्जाम्स कब है और क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, वो आपको डिटेल से इस बारे में बता देंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या करता हूँ मैं, सिर्फ आपको सिर्फ जो है ना वो क्लासेस अटेंड करता हूँ और क्लासेस के बारे में लेक्चर देता हूँ। तो अभी आप प्लीज अपने कंसल्ट जहाँ पर भी आप जिस सिटी में भी हो वहाँ पिफा वाले से पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको डिटेल से बता देंगे। क्लियर? ठीक है। ठीक है सर, ये एक इसका लेक्चर सर वेंसडे को या ट्यूसडे को नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि फ्राइडे को 3 लेक्चर मेरे भरने हैं, तो काफ़ी मुश्किलात भी हो जाती हैं। फ्राइडे में 3 लेक्चर, 4 से 6 मैनेजमेंट स्ट्रेटजी भी है, फिर फंक्शनल इंग्लिश भी है, फिर 6 से 8 मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। सही। चलो, चलो इसके बारे में फिर बात करेंगे ना। ठीक है, अभी तो इस तरह है कि यार हम ये अभी पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी पहले एक 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 नज़र प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा ना। ठीक है, ताकि हम आगे दूसरे टॉपिक पर चले जाए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? ठीक है, आगे चलूं? ये देखिए, यस सर, ठीक है, कंटिन्यू। ओके। ठीक है, अब आप देखिएगा जरा। ठीक है, मैं आपके चैट पढ़ता हूँ। ठीक है, आप ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए थे। ठीक है, और ये आप आगे एग्जांपल भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे ओके। तो अब देखिएगा जरा। ठीक है, इसके बाद जो है ना मसलन हम वर्ब के बाद कहाँ चले जाते हैं, किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी समझ आ चुकी होगी आप। ठीक है, अब देखिएगा द इन्फिनेटिव। द इन्फिनेटिव बहुत यार इंपॉर्टेंट सी चीज है, समझने वाली बात है। आपको आमीन बहुत गौर से समझना पड़ता है ये। ठीक है बहुत आसान है बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, ओके। ठीक है, मैं आपको करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा जरा। ठीक है, कि मैं फॉर एग्जांपल आपको इन्फिनेटिव के बारे में बता दूं। द इन्फिनेटिव, दिन गौर से देखिएगा आप। ठीक है, लुक एट दिस एग्जांपल। हमेशा याद रखना, किसी भी सेंटेंस में 3 चीजें होती है। किसी भी सेंटेंस में 3 चीजें होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्लियर? किसी भी सेंटेंस में कितनी चीजें होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ इस सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को पढ़ता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड। अब देखिएगा, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है और फूड जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। फूड जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है? क्लियर? लेकिन इस यहां पर टू ईट, ये एक अनदर थिंग है, ये एक अनदर चीज है। क्लियर? आई वॉन्ट टू ईट फूड। अब अगर इस सेंटेंस को गौर से आप देखिएगा, आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है, टू ईट क्या है? पर टू ईट क्या है? ये जो टू ईट है इसमें 2 ही लफ्ज है शामिल है, एक है टू है और एक है ईट है। क्लियर? यानी ईट जो है बजाते खुद वर्ब है। किसी भी वर्ब से पहले अगर टू आता है, किसी भी वर्ब से पहले अगर टू आ जाता है, यानी किसी भी वर्ब से पहले जो है ना, यार सारी स्लाइड तो शो हो रही है, आप अपने स्क्रीन देख लीजिएगा यार। ठीक है, मेरी तरफ से तो ठीक है। आई डोंट नो ये क्या सर हो शो रहा हो है। रही है स्लाइड्स, शो हो रही है सर। हो रही है ना? ठीक है, तो ये पता नहीं क्या है। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दी, अब देखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू ईट फूड, मैं खाना खा चाहता हूँ। आई सब्जेक्ट है, वांट जो है वो वर्ब है, फूड जो है ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखिएगा, अगर आप देखते हो टू ईट क्या चीज है, टू ईट क्या है, ये इन्फिनेटिव है। टू ईट क्या है, ये इन्फिनेटिव है। किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ अगर टू लग जाता है, किसी भी वर्ब के साथ क्या लग जाता है, अगर टू लग जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ऐसे वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये रेड कलर में टू ईट लिखा हुआ है, मैं इसको लाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, अनदर एग्जांपल को देखिएगा, वी ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स। वी सब्जेक्ट है, ट्राई जो है वो वर्ब है, फॉल्ट जो है गलती। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। टू फाइंड जो है, व्हाट इज टू फाइंड, ये टू फाइंड क्या चीज है? देखिए, टू फाइंड जो है ये क्या है, ये
ये क्या है? सर आपकी मेरे स्लाइड्स ना स्टक हुई हैं, आप इनको जरा एक दफा स्क्रीन शेयर ऑफ करके ऑन करें। सर काइंडली अपना माइक भी अनम्यूट कर लें सर। जी सर, जरा स्क्रीन शेयर ऑफ करके ऑन करें आप। इन्फिनिटिव को आप गौर से देखिएगा, इन एग्जांपल्स को आप गौर से देखिएगा। लुक एट दिस एग्जांपल। हर सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अगर मैं कहता हूं आई वांट टू ईट फूड, क्लियर, आई सब्जेक्ट है, वांट जो है वर्ब है, फूड जो है ऑब्जेक्ट है। ये बीच में टू ईट आया हुआ है। देखिए ईट जो है बजाते खुद वर्ब है, लेकिन उससे पहले टू लगा हुआ है। तो किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लग जाता है, किसी भी वर्ब से पहले अगर क्या लग जाता है, टू लग जाता है, ठीक है, इस किस्म के वर्ब को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के वर्ब को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अनदर एग्जांपल को देखिएगा, वी ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स। वी सब्जेक्ट है, ट्राई वर्ब है, फॉल्ट्स ऑब्जेक्ट है, टू फाइंड जो है, ठीक है, देखिएगा फाइंड वर्ब है लेकिन इसके साथ टू लगा हुआ है। तो किसी भी वर्ब के साथ अगर टू आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो इन्फिनिटिव बन जाता है। Another one देखिएगा, he wishes to speak to me, he wishes to speak to me, क्लियर? अब देखिएगा to speak to me यानी ही जो है सब्जेक्ट है, wishes जो है वर्ब है, क्लियर, टू स्पीक जो है ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है, क्लियर, और टू मी जो है ये क्या हो सकता है? ये आई मीन ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। सो हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जब भी किसी वर्ब के साथ, जब भी किसी वर्ब के साथ जो है टू आ जाता है, तो इस किस्म के वर्ब को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट इन्फिनिटिव। फॉर एग्जांपल देखिएगा, टू ईट, टू फाइंड एंड टू स्पीक आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स। इसको हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। एंड द वर्ब व्हिच कैरीज टू बिफोर इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। यानी जिस भी वर्ब से पहले टू आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। थोड़ी बहुत समझ आ रही है? क्लियर? ये मैंने लिखा हुआ है मोर एग्जाम्पल्स, यानी मजीद भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई वांट टू टीच यू इंग्लिश। आई वांट, आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, यू इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन टू टीच जो है ये टू टीच, आई वांट टू टीच, टू टीच जो है ये क्या है? ये इन्फिनिटिव कहलाते हैं। क्लियर? यू लाइक टू हेल्प मी, यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन टू हेल्प जो है ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है। थोड़ी बहुत समझ आ रही है? क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है। शी वर्क्स टू फीड फूड, ठीक है, शी वर्क्स टू फीड फूड टू हर चिल्ड्रन। शी वर्क्स वो काम करती है, फूड काम टू हर चिल्ड्रन, यानी कहते हैं शी वर्क्स वो इस बार इस चीज पे काम करती है, फूड, टू फीड फूड टू हर चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों को खाना खिलाना, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को क्या करती है? काम करती है। टू फीड जो है ये क्या कहलाएगा? ये इन्फिनिटिव कहलाएगा। दे डिजायर टू प्लांट फ्लावर्स हेयर, क्लियर? दे डिजायर, दे सब्जेक्ट है, डिजायर वर्ब है, टू प्लांट, ठीक है, टू प्लांट फ्लावर्स, ये टू प्लांट क्या है? ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है। क्लियर? सो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ कि किसी भी वर्ब के साथ अगर टू आता है तो वो वर्ब क्या कहलाता है? वो इन्फिनिटिव कहलाता है। जिस तरह मैंने सारे अंडरलाइन कर दिए, पहले ही से मैंने रेड कलर में लिखे हुए थे ताकि आपके लिए आसान हो। मुश्किल है? क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है। इसके ऊपर देखिएगा, द यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको बात बताया ना कि किसी सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो अब देखिएगा यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव क्या है। नंबर वन, इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। बाज औकात क्या होता है? सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं।
क्लियर? फॉर एग्जांपल टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी, यहाँ पर आप देखिएगा टू फाइंड, ये देखो हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पर लगा लिया। क्लियर? सो दैट इज व्हाई इसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है इंफिनिटिव, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। टू रेन इज गुड एम्बिशन, टू रेन यानी हुकूमत करना, इज गुड एम्बिशन, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तौर पर इज वर्ब है। टू रिस्पेक्ट इज बेटर, टू रिस्पेक्ट यानी यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ठीक है। इज जो है वो क्या है, वो वर्ब है। टू गाइड डिलाइट्स में, टू गाइड ये क्या है, आई मीन ये तो इंफिनिटिव है, लेकिन इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, सो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि आई मीन इंफिनिटिव यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। टू हेल्प गिव्स रिवॉर्ड, टू हेल्प गिव्स यानी मदद करने से इंसान को रिवार्ड मिलते हैं। क्लियर? टू हेल्प क्या है, वो इंफिनिटिव है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल है। टू गाइड सेटिस्फाइड्स मी, किसी को गाइड करने से मैं मुतमईन होता हूँ। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर वही इंफिनिटिव है, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंफिनिटिव जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है, वो एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। आगे आपको बात समझ? क्लियर? ये तो इसका पहला इस्तेमाल था। इससे पहले कि हम दूसरी स्लाइड पे चले जाए, आप प्लीज एक दफा इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? आप प्लीज रिवाइज करें, फिर हम क्या जाते हैं, दूसरे स्लाइड की तरफ जाते हैं प्लीज, ठीक है? यार अब तो स्लाइड शो हो रही है यार, ठीक है? अभी तो आपको आप अपने प्लीज सिस्टम को चेक कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्शंस आ रहे हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है यू आर स्क्रीन शेयरिंग। क्लियर है? आप प्लीज अपने जो अपने नेट सिस्टम लगाए हुए हैं वहां से हो सकता है आपको कोई इशू हो। आप एक दफा प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसलिए समझ आ रहा है? सर स्क्रीन आपकी फिर स्टक हो गई है, जरा दोबारा ऑफ करके जरा ऑन कर लें। सर अली तो बिल्कुल मेरे पास तो शेयर हो रही है। सर आपकी ये इसी पे आ रहा है, अब शेयर हुई है, अब शेयर हुई है। दोबारा इन्फिनिटी शो हो रहा है, इन्फिनिटी, हाँ जी। हाँ यही मैंने इनको पढ़ाया हुआ है। हाँ जी, उससे नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम जाते हैं, देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब देखिएगा जरा, ठीक है? ये जो है हमने यानी इन्फिनिटिव को एज ए सब्जेक्ट यूज किया। इसके बाद है, ठीक है, द सेकंड वन इज देयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी इन्फिनिटिव जो है वो किसी भी सेंटेंस में बाज़ औक़ात जो है ना ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? यानी बाज़ औक़ात सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, अगर हम इन एग्जांपल्स को गौर से पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, बर्ड्स लव टू सिंग, बर्ड्स इन परिंदे, लव वर्ब है, टू सिंग गाना गाना। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर वो क्या है कि वो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, बर्ड्स लव टू सिंग। क्लियर? ही लाइक्स टू विन गेम्स, ही लाइक्स टू विन गेम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टू विन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। She wishes to cook food, यहाँ पर भी आप देखिएगा ये वर्ब के बाद आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। The infinitive in these sentences has been used as an object। तो इन सेंटेंसेस में जो है इन्फिनेटिव क्या कैसे इस्तेमाल हुआ है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर कि इन्फिनेटिव जो है एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एज ए वर्ब भी, एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे आपको बात समझ में? क्लियर? सो प्लीज आप इसको गौर से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद इस तरह है कि आप 5 मिनट की ब्रेक ले लीजिएगा ताकि हम क्या कर लें, हम पहले नमाज पढ़ लें, फिर इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी ना वो अभी हम फिर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो आप प्लीज जो है ना नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको 5 मिनट के बाद जो है ना इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा। ओके सर। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट कर ले। यस सर। ओके ठीक है, अब देखिए जरा, ठीक है, हमें यानी ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बार बार तुम बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं जिसके एक एक दो दो नंबर आते हैं, लेकिन इसका पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि यार हम एक दो नंबर भी मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, एक बात गौर से सुन लीजिएगा जो मैंने शायद यहाँ पर आपको बताई तो नहीं, लेकिन ये मैंने लिखी हुई है। जो इन्फिनिटिव होता है ना, इन्फिनिटिव, यानी हमेशा याद रखना किसी भी वर्ब से पहले अगर टू आता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन्फिनिटिव। जिस तरह टू ईट है, टू फाइंड है, टू स्पीक है, टू टीच, टू हेल्प, टू फीड, टू प्लांट एटसेट्रा, ये सारे। क्लियर? ये जो इन्फिनिटिव होता है ऑलवेज कम्स आफ्टर द मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके बाद होता है। मसलन देखिएगा, आई वांट टू ईट फूड, आई सब्जेक्ट है, वर्ब मेन वर्ब है। ये जो वांट है ना, ये मेन वर्ब है और इसके फौरन बाद क्या आएगा? इन्फिनिटिव। समझ आ रही है आपको? ठीक है। बाज़ औक़ात ये सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो ये क्या हो जाएगा? आई मीन वर्ब से पहले आएगा। मिसल टू फाइंड फॉल्ट इज, यहाँ पर देखो इज जो है ना ये वर्ब है और टू फाइंड। क्लियर? और अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है, सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ये मेन वर्ब के बाद। क्लियर? अब आप देखिएगा व्हाट इज द पार्टिसिपल। बहुत यार गौर से सुनने वाली बात है। फिर इस दोनों के बारे में हमने कंपैरिजन करना है, दोनों का हमने क्या करना है? हमने फिर कंपैरिजन करना है। बिकॉज याद रखना एग्जामिनर जरूर एक ऐसा क्वेश्चन आपको देगा जिसमें पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव को उन्होंने यकजा किया होता है, पहचान मुश्किल हो जाती है। क्लियर? मेरी बात वो दोबारा सुन लीजिएगा पहले कि मैं कोई एग्जांपल दूं। इन्फिनिटिव जो होता है किसी भी वर्ब से पहले टू आता है, किसी भी वर्ब से पहले क्या आता है? टू। क्लियर? अब पार्टिसिपल क्या कहलाता है? व्हाट इज पार्टिसिपल? गौर से देखिएगा। अगर मैं कहता हूं लुक एट दिस एग्जांपल, हियरिंग द नॉइज
I went out. Hearing the noise, आवाज सुनते ही, शोर सुनते ही I went out, मैं बाहर चला गया। ठीक है, अब देखिएगा मैंने मुख्तलिफ कलर्स में किए हुए। हियरिंग जब वर्ब है इसके साथ मैंने ing लगाया हुआ है, लेकिन इसके फौरन बाद ग्रीन कलर में द नॉइज। नॉइज क्या है, नाउन है कि नहीं है, किसी चीज का नाम है ना, नॉइज, शोर। क्लियर, हियरिंग द नॉइज यानी शोर सुनते हुए। क्लियर, यानी इसका मतलब ये है कि जो हियरिंग है जिसके साथ ing लगा हुआ है, ये इस नाउन से पहले आ रहा है। नाउन से क्या आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। सो इस वजह से हियर क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है, ये पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर, knocking at the door, the boy asked permission. Knocking at the door, दरवाजे पर दस्तक देते हुए the boy asked permission, लड़के ने परमिशन मांगी। ठीक है, knocking, ये देखो knocking, knock वर्ब है, ing लगा हुआ है उसके साथ, लेकिन इस knocking के फौरन बाद डोर, दरवाजा, ये तो नाउन है। क्लियर, तो पार्टिसिपल हमेशा नाउन से पहले होता है, पार्टिसिपल के साथ ing लगा हुआ होता है और इसके साथ इसके फौरन बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। क्लियर, फ्लाइंग द काइट्स, ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ, पतंग उड़ाते हुए वो छत से गिर पड़ा। क्लियर, फ्लाइंग द काइट, ये फ्लाइंग जो है देखिए ये वर्ब के साथ ing लगा हुआ है। काइट जो है ये क्या है, ये वो है, नाउन है। काइट क्या है, नाउन। तो फ्लाइंग क्या कहलाएगा, ये पार्टिसिपल कहलाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। The word hearing qualifies the noun noise. The word knocking qualifies the noun door. The word flying qualifies the noun kite. The words hearing, knocking, and flying are doing the work of an adjective as well as the work of a verb. तो ऐसे वर्ड जब वो किसी नाउन से पहले आ जाते हैं तो फिर तो वो तो एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग टाइप है, ठीक है, बहुत गौर से सुननी पड़ेगी आपको। कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज जब नाउन से पहले आता है तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिएगा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। क्लियर, कोई भी वर्ड जो है जब वो नाउन से पहले आ जाता है, जिस तरह ये हियरिंग जो है, ये देखो ये इस नॉइज से पहले आया हुआ है, नॉकिंग जो है इस डोर से पहले आया हुआ है, फ्लाइंग जो है काइट से पहले आया हुआ है। तो कोई भी लफ्ज जो नाउन से पहले आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स है हियरिंग, नॉकिंग, फ्लाइंग, ये तो वर्ब का भी काम दे रहे हैं। वर्ब का काम दे रहे हैं कि नहीं, कोई एक्शन शो कर रहे हैं ना। क्लियर, सो द वर्ड व्हिच परटेक्स द नेचर ऑफ बोथ द वर्ब एंड एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। कोई भी ऐसा लफ्ज जो एट द सेम टाइम एडजेक्टिव का भी काम दे रहा है और एट द सेम टाइम वर्ब का भी काम दे रहा हो, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर हो रही है आपको? यस, दोबारा देखिएगा जरा, ठीक है, क्योंकि आगे ये कंपैरिजन की तरफ आएंगे। अगर मैं बात करता हूं पार्टिसिपल की, क्लियर, लुकिंग एट, यानी लुक एट दिस एग्जांपल। अगर मैं कहता हूं हियरिंग द नॉइज आई वेंट, हियरिंग द नॉइज आई वेंट आउट, यानी आवाज सुनते ही मैं बाहर चला गया। अब देखें, अगर मैं बात करता हूं हियरिंग की, हियरिंग क्या है, ये वर्ब है, इसके साथ ing लगा हुआ है, लेकिन इसके फौरन बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि जब भी कोई वर्ब जो होता है, यानी जब, ठीक है, यानी जब भी कोई वर्ड जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नाउन से पहले आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर, लुकिंग एट द डोर, सॉरी, नॉकिंग एट द डोर, the boy asked permission. क्लियर, नॉकिंग एट द डोर, ये देखो नॉकिंग जो है ये इस डोर नाउन से पहले आया हुआ है। फ्लाइंग द काइट, क्लियर, अब देखिएगा द वर्ड हियरिंग क्वालिफाइज द नाउन नॉइज, द वर्ड नॉकिंग क्वालिफाइज द नाउन डोर एंड द वर्ड फ्लाइंग क्वालिफाइज द नाउन काइट। सो ये सारे क्या है, ये एट द सेम टाइम जो है, आई मीन नाउन से पहले आ रहे हैं तो एडजेक्टिव का काम भी दे रहे हैं,
लेकिन इसको हम जब देखते हैं तो ये तो वर्ब का भी काम दे रहे हैं, क्योंकि एक्शन शो कर रहे हैं। इस किस्म के वर्ड जो एट द सेम टाइम वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम देते हो तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर हो गई आपको बात? द पार्टिसिपल इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में भी हो सकता है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। यहाँ पर तो हम सिर्फ आईएनजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। लेकिन ये पास्ट फॉर्म में भी हो सकता है। जब इसकी सेकंड किसी भी वर्ब के हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा। लेकिन सिंपल मैं तुम्हें बात बताऊं कि पार्टिसिपल हम क्यों कहते हैं, किसी भी वर्ब के बाद अगर नाउन आता है तो वो वर्ब जो है वो पार्टिसिपल कहलाता है। मसलन हियरिंग डिनाई, अब हियरिंग बजाते खुद एक वर्ब है, लेकिन उसके बाद जो है ना नाउन आ रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको हियरिंग को हम पार्टिसिपल कहते हैं। फ्लाइंग द काइट्स, फ्लाइंग नाउन है, सॉरी वर्ब है, लेकिन इसके फौरन बाद नाउन काइट आ रहा है, तो इस वजह से हम इस फ्लाइंग को क्या कहते हैं, हम इसको पार्टिसिपल कहते हैं। आगे आपको बात समझ, यहाँ 2 पॉइंट्स माइंड में बिठा दीजिएगा। किसी भी नाउन से पहले अगर कोई लफ्ज आता है, कोई वर्ड आता है, तो हम इसको उस वर्ड की वजह से, यानी उस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर ये एट द सेम टाइम वर्ब का भी काम दे रहे हो तो हम इसको पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये पार्टिसिपल 2 सूरत हाल में होता है, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। मसलन देखिएगा, इन एग्जांपल को देखिएगा जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, the participle is also formed in the past tense. For example, blinded by the dust storm, they lost their way. Blinded, अंधा होना, by the dust storm, यानी तूफान की वजह से। अब देखो डस्ट स्टॉर्म ये क्या है, ये नाउन है कि नहीं? इससे पहले ब्लाइंडेड, ये क्या है, ये पार्टिसिपल कहलाता है, इसलिए कि इस वर्ब के फौरन बाद नाउन आ रहा है। तो जब भी किसी वर्ब के फौरन बाद नाउन आता हो तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, उसको हम पार्टिसिपल कहेंगे। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है। ड्रिवन बाय हंगर द बॉयज फेल डाउन, भूख की वजह से। ड्रिवन बाय हंगर यानी बहुत ज्यादा भूख की वजह से। देखो हंगर नाउन है और ये ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ड्रिवन। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये क्या कहलाएगा, ये पार्टिसिपल कहलाएगा। गाइडेड बाय विजडम दे वन द रेस, गाइडेड बाय विजडम दे वन द रेस। क्लियर? अब मसलन देखिएगा विजडम क्या है, विजडम नाउन है, गाइड, गाइडेड, गाइडेड इसकी थर्ड फॉर्म। filled with courage they crossed the river, filled with courage they crossed the river। clear? filled ये वर्ब है थर्ड फॉर्म में, लेकिन इसके फॉर्म बाद नाउन करेज लगा हुआ है। क्लियर? सो इस वजह से ये पार्टिसिपल कहलाता है। बात क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। सो पार्टिसिपल क्या चीज है, ऐसे वर्ड जो एट द सेम टाइम वर्ब का और एडजेक्टिव का काम दे रहे हैं, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल 2 सूरत हाल पे होते हैं, प्रेजेंट में भी जब इसके साथ आईएनजी लगा हुआ होता है, और पास्ट में भी जब ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हो चुका हो। क्लियर? प्लीज आप एक दफा इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने ये बात लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्लाइड पे ले जाऊं ताकि ये आपके लिए वो हो जाए। oh my goodness, इसको एक स्लाइड पे करता हूँ यार ताकि हर सूरत में नजर आ जाए हमको। यस, ये आपको ऊपर आ गया। स्टिल आई मीन नीड सम, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं इसको ये देखता हूँ इस अंदाज से तो मैंने बात की ना आपको कि देखिए नोट, नाउन कम्स आफ्टर द पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के फॉर्म बाद नाउन आएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर बात की, नॉकिंग, हियरिंग द नॉइज, नॉकिंग एट द डोर, फ्लाइंग द काइट। हर रेड कलर के बाद ग्रीन कलर में नाउन नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? ये कुछ और एग्जांपल्स है, मैं आपको ये समझाता हूँ, पहले आप इसको रीड आउट कीजिएगा प्लीज।
इसके लिए समझ आ रहे हैं? होप कि आपको अब समझ आ रहे होंगे, ठीक है, और इतने मुश्किल नहीं होंगे। इसके बाद में इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, पार्टिसिपल को और इन्फिनेटिव को। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। आगे जाऊं? यस। अब देखिएगा, ये मैंने कुछ लिखा था ना, मोर एग्जाम्पल, यानी मजीद एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। आयशा अहमद प्लेइंग फुटबॉल। अब देखें, ये जो प्लेइंग है ना, ये आयशा अहमद प्लेइंग फुटबॉल, मैंने अहमद को फुटबॉल खेलते हुए देखा। अब ये प्लेइंग क्या है? ये पार्टिसिपल है। ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। इसको फौरन बाद क्या आ रहा है? देखो, नाउन आ रहा है, फुटबॉल। आई लाइक गाइडिंग अहमद, मैं अहमद को गाइड करना पसंद करता हूँ। देखिए, ये गाइडिंग जो है ये पार्टिसिपल है, इसके फौरन बाद क्या आ रहा है? अहमद, नाउन। क्लियर? ही सॉ मी ईटिंग फूड, उसने मुझे खाना खाते हुए देखा। तो देखो, ईटिंग क्या है? ये पार्टिसिपल है, बिकॉज इसके फौरन बाद फूड जो कि नाउन है ये लफ्ज आ रहा है। क्लियर? सो हमेशा याद रखना कि पार्टिसिपल के फौरन बाद नाउन आएगा। पार्टिसिपल के फौरन बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। जबकि मैंने ये बात आपको बताई थी कि इन्फिनिटिव वो वर्ब होता है जिससे पहले टू आता है। जिससे पहले क्या आता है? टू आता है। यस? थोड़ा सा आगे जाऊं? जी, यस, क्लियर? ठीक है, एक दफा पढ़ ले चलो, ठीक है। ये सारी की सारी मेहनत जो है ये सिर्फ 3 मार्क्स के लिए हो रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा प्लीज, ठीक है, आगे जाते हैं, ठीक है। द जेरेंड है, आगे आता है, क्या आता है? जेरेंड आता है, ठीक है। अनदर थिंग, अनदर थिंग, बहुत गौर से देखिएगा यार, ठीक है, बहुत गौर से। मैं आपको फिर पीछे लेकर जा रहा हूँ। देखिए, ये पार्टिसिपल है, बहुत गौर से देखना। देखिए, ये पार्टिसिपल है। हियरिंग द नॉइज, ये हियरिंग ये पार्टिसिपल है, इसको फॉर्म बार क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। यार ये बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि पार्टिसिपल जो होता है उसके फॉर्म बाद नाउन आएगा, उसके फॉर्म बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। मसलन नॉकिंग एट द डोर, फ्लाइंग द काइट्स, क्लियर, ब्लाइंडेड बाय द डस्ट स्टॉर्म, क्लियर। या मैंने कुछ और यहाँ पर इजी एग्जांपल्स आपको दे दिए। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ऐसा है मतलब प्लेइंग फुटबॉल, वी लाइक गाइडिंग एमा, ठीक है, सॉ मी ईटिंग फूड। देखिए, फौरन नाउन आ रहा है, ठीक है, यानी पार्टिसिपल के फौरन बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इसके मुकाबले में एक है जेरेंड है, इसके मुकाबले में क्या है? जेरेंड है। मैंने दोनों को देखिए कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, आमने सामने दोनों को मैंने लिख लिया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम साथ साथ पार्टिसिपल भी पढ़ें, आप पहले जेरेंड को देखिएगा कि जेरेंड क्या चीज है। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं लुक एट दीज एग्जांपल जो आपके लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप इनको गौर से देखिएगा। अगर मैं कहता हूँ रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम, रीडिंग यानी पढ़ना, इज, अब देखो रीडिंग क्या है? असल में वर्ब है, आईएनजी के साथ लगा हुआ है। लेकिन इसके फौरन बाद भी एक वर्ब आ रहा है, इज, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो, लेकिन ये वर्ब भी कहलाता है। क्लियर? रीडिंग यानी जेरेंड है, बात लफ्ज वही है, समझ आ गई आपको? लफ्ज वही है, लेकिन जेरेंड के फौरन बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा। मसलन रीडिंग इज माय फेवरेट पास्ट टाइम, यानी पढ़ना मेरा पसंदीदा मशगला है। अब देखिएगा, रीडिंग है, इसके फौरन बाद क्या आ रहा है? इज आ रहा है। समझ आ गया आपको? लेकिन इसके मुकाबले में मैं इसी रीडिंग को पार्टिसिपल बनाता हूँ। अब मैं कहता हूँ रीडिंग बुक्स इज गुड, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना अच्छी बात है। अब देखो, ये रीडिंग है, पार्टिसिपल है, इसके फॉर्म बाद क्या है? बुक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? नाउन। बुक्स नाउन है कि नहीं है? डिफरेंस ये है कि पार्टिसिपल के फौरन बाद नाउन आएगा, पार्टिसिपल के फौरन बाद क्या आएगा? नाउन। और अगर इसी पार्टिसिपल को हम जेरेंड बनाते हैं तो इसके फौरन बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, जिस तरह यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, रीडिंग इज माय फेवरेट। यहाँ पर देखो, इज हेल्पिंग वर्ब। अनदर एग्जांपल देखिएगा,
प्लेइंग इज नॉट अलाउड ओवर हियर, खेलना यहाँ जायज नहीं है, यानी खेलना यहाँ पर ममनू है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, प्लेइंग इज नॉट अलाउड ओवर हियर। क्लियर? अब देखिएगा, अगर ये देखो ये प्लेइंग खेलना, इसके फॉर्म में क्या आ रहा है? इज, जो कि ग्रीन कलर में। बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, लेकिन इसी प्लेइंग को जो कि जरन है, मैं इसको पार्टिसिपल बनाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, प्लेइंग गेम्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पर देखो प्लेइंग है, इसके फॉर्म बार मैंने क्या लगाया है? नाउन लगाया है। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल बन रहा है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, टीचिंग इज अ गुड पैशन। क्लियर? टीचिंग, इसके फॉर्म बाद नाउन आ, यानी वर्ब आ रहा है। क्लियर? लेकिन इसी को जब मैं पार्टिसिपल बनाऊंगा, टीचिंग स्टूडेंट्स इज हार्ड, यानी टीचिंग पढ़ाना स्टूडेंट्स को हार्ड। ये देखो टीचिंग, इसके बाद स्टूडेंट जो कि नाउन है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि जेरेंड और पार्टिसिपल एक जैसे अल्फाज होते हैं, लेकिन जेरेंड हम उसको तब कहते हैं जब उसके फौरन बाद कोई वर्ब आ रहा हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या कुछ। लेकिन पार्टिसिपल हम उसको तब कहते हैं जब उस वर्ड, यानी इसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद नाउन आ रहा है। The gerund is that form of a verb which ends in ing. देखो इसके साथ हमने ing लगाया हुआ है, reading, playing, teaching, and has the force of a noun and a verb. और ये इस सेंटेंस में नाउन का भी काम दे रहा है और वर्ब का भी काम दे रहा है। It is therefore called the gerund. क्लियर? इसको gerund कहते हैं। Verb will come after the gerund. Gerund के फौरन बाद हमेशा वर्ब आता है। जैसे देखिए reading is, ये देखो समझ आ गया आपको? ठीक है, is आ रहा है, ये वर्ब है। Playing is, teaching is, लेकिन पार्टिसिपल में वही वर्ड है जो मैंने पार्टिसिपल बना लिया है। हम इसको क्यों पार्टिसिपल कहते हैं? रीडिंग बुक्स, इसलिए कि इसके आगे इसके बाद जो है ना नाउन आ रहा है। प्लेइंग गेम्स, समझ आ रही है आपको? ठीक है, टीचिंग स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको? इसको आप प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर हम यूजेस ऑफ जेरेंड की तरफ जाते हैं कि जेरेंड हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है यार, मुश्किल नहीं है। You simply need to understand it. You need to revise it again and again. बार बार रीड आउट करोगे तब जाकर क्या होंगे, आपको समझ आ सकेंगे। क्लियर? यस, समझ आ गया आपको? ठीक है, इसके बाद देखिएगा द यूजेस ऑफ जेरेंड। जेरेंड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? क्लियर? जिस तरह हम पार्टिसिपल को कभी सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते थे, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते थे, इसी तरीके से जेरेंड जो है वो भी मुख्तलिफ जगहों पर यूज होते हैं। नंबर 1, इसको तो आगे स्लाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, जेरेंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। क्लियर? आगे सेंटेंस जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, ठीक है, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन द स्कूल। क्लियर हो गया आपका सेंटेंस फॉर्म? चलो यू कर दिया। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यानी हंटिंग, शिकार करना। ये देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, इज प्रोहिबिटेड। ये देखो ये इज प्रोहिबिटेड, ये वर्ब है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, सीइंग इज बिलीव्ड। क्लियर? सीइंग, जो चीजें नजर आती है, इज बिलीव्ड, उस पर यकीन भी होता है। सीइंग इज बिलीव्ड। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। क्लियर? स्टैंडिंग इज डेंजरस ओवर हियर। स्टैंडिंग यानी यहाँ पर खड़ा होना जो है, इज डेंजरस ओवर हियर, यहाँ पर खतरनाक हो सकता है। क्लियर? यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल, बात समझ आ रही है? यस। अब सम टाइम क्या होता है, ठीक है, the gerund is also used as an object. Gerund is used as an object of a sentence. ये किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मतलब देखिएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। आई लाइक ईटिंग, मैं ईटिंग पसंद करता हूँ।
समझ आ गया आपकी बात? ठीक है, दे आर अलाउड प्लेइंग, यहाँ पर ये देखो वी इंजॉय हेल्पिंग, क्लियर। सो यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल है, क्लियर। सो ये है जेरन है, हम इसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है। यस, इसको आप प्लीज रिवाइज कीजिएगा, क्लियर है जेरन को। फिर इसके बाद हम जाते हैं, ठीक है, किसी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। यस, एक आध दफा इसको रिवाइज कीजिएगा। फिर हम जो है एक और टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। और आपके पेपर में हर सूरत में उससे तकरीबन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं, समटाइम 3 मार्क्स का होते हैं, समटाइम 5 मार्क्स का होते हैं, लेकिन होता हर एग्जाम में है। चाहे आप कमीशन की एग्जाम दे रहे हो, यानी आप FPSC कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल जो है ना प्रोविंशियल में PMS में कर रहे हो, जो कुछ भी करते हो, ठीक है, सब में आते हैं, क्लियर। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है यार, सेक्शन ऑफिसर्स की बहुत सारी पोस्ट आई हुई है, आप अप्लाई कीजिए। समझ आ रही है? सब सुन रहे होंगे आई होप यार, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है सेक्शन ऑफिसर्स की ओपनिंग्स आई हुई है, आप इसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक। यस प्लीज नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ना आई गो फॉरवर्ड, ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं ना, ये इस्लामाबाद में ही होते हैं, ठीक है। सेक्रेटेरिएट में आपकी जॉब होती है, ठीक है, बहुत हाई ग्रेड की जॉब होती है, आपको मैं अभी शेयर करके दे देता हूँ। उनमें इंग्लिश का पेपर एग्जैक्टली यही होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। FPSC भी आप उसे कह सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस प्लीज, आगे जाऊं। बहुत आसान है यार, बहुत आसान चीज की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, अगर आपको ये चीजें समझ आई हुई हो, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो मैं हम 1 घंटे से इस पे लगे हुए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेट्स गो, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ जो है ना वो करते हैं, हिम्मत करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि आगे क्या होता है, ठीक है। हमेशा अभी देखें कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, हम रेगुलरली यार बोलते रहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, हम कहते हैं ना अगर ऐसा हुआ, अगर मैं फारिग हुआ, अगर मुझे टाइम मिलता है, यानी हम अगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। इस किस्म के सेंटेंसेस जिसमें आप इफ का इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप जो है अगर का इस्तेमाल करते हो, इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत आसान है यार, बहुत 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 आसान है, ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी बात है। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस 4 होते हैं असल में, हम ऐसे इसको 3 समझते हैं, टाइप्स इसके 1 2 3 मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन ये असल में 4 सेंटेंस है। एक जीरो कंडीशन भी होता है, एक तो कंडीशन 1 2 3 आपने जरूर पढ़ लिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो है ना फॉर एग्जांपल 4 आई मीन कंडीशन है, 1 इज द जीरो कंडीशन, 1 इज द जीरो कंडीशन, हम उस जीरो से ही स्टार्ट ले लेते हैं, क्लियर। दी टेंस, अब हमेशा याद रखना, मेरी बात समझिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 सेंटेंसेस होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में कितने होंगे, देयर आर 2 सेंटेंसेस इन द कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। यानी देयर आर 2 सेंटेंसेस इन द कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी 2 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, यानी कंडीशनल सेंटेंस में, क्लियर। तो अब गौर से देखिएगा कि हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा the one is the zero condition, the one is the zero condition, जीरो कंडीशनल सेंटेंस या जीरो कंडीशन सेंटेंस, क्लियर। आप कोई भी इसको किसी भी नाम से देख सकते हो, जीरो कंडीशन कंडीशनल सेंटेंस, क्लियर। The tense in both parts of the sentence is the simple present,
यानी जीरो कंडीशन जो होते हैं, जीरो कंडीशन के सेंटेंस में सेंटेंस के दोनों पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। यानी द टेंस इन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज द सिंपल प्रेजेंट। यानी जीरो कंडीशन में यानी किसी भी सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। In the zero conditional sentences, the word if can usually be replaced by the word when. अगर कोई जीरो कंडीशन का सेंटेंस है जिसमें हम if इस्तेमाल करते हैं तो हम इस if की जगह when का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी if के लफ्ज को हटाकर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? when का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? विदाउट चेंजिंग द मीनिंग में कोई चेंज भी नहीं आएगा। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड आई मीन जीरो कंडीशन। अभी एग्जांपल को देखिएगा, यानी देखो मैंने लिखा हुआ इफ क्लॉज मेन क्लॉज, यानी इफ क्लॉज ये सेंटेंस नंबर 1 कहलाता है जिसमें इफ लगेगा प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस नंबर 2 में सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। देखिएगा मैंने दोनों एग्जांपल लिए हुए। इफ यू लिसन वेल यू अंडरस्टैंड वेल। अगर तुम अच्छा सुनते हो तो आपको अच्छा समझ भी आता है। अब देखिएगा दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पर भी इफ यू लिसन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। क्लियर? यू अंडरस्टैंड वेल तो आपको अच्छा समझ भी आ जाता है। यू अंडरस्टैंड यानी ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है, इफ यू लिसन वेल, अगर आप अच्छा सुनते हो, यू अंडरस्टैंड वेल, तो आपको अच्छा समझ भी आ जाती है बात। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक, यानी दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मसलन देखिए यहाँ पर जो है ना, फॉर एग्जांपल ये अंडरस्टैंड, ये देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? और इसके बाद इफ यू लिसन, ये देखो ये लिसन जो है ये भी क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगर आप सुनते हैं। क्लियर? अब देखिएगा इस इफ को हम किस में चेंज कर सकते हैं? व्हेन में भी चेंज कर सकते हैं। इफ की जगह व्हेन भी लगा सकते हैं। व्हेन यू लिसन वेल, जब आप अच्छा सुनते हो, यू अंडरस्टैंड वेल, तो आप अच्छा समझते भी हो। यानी मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। इस लफ्ज इफ को जो है आप किस में चेंज कर सकते हो? आप इसको व्हेन में चेंज कर सकते हो। यानी इफ की जगह क्या लगा सकते हो? इफ की जगह आप व्हेन लगा सकते हो। मीनिंग में किसी सूरत हाल में भी कोई चेंज नहीं आएंगे। मीनिंग विल रिमेन द सेम, मीनिंग में कोई इशू नहीं आएगा। अनदर एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं कहता हूं इफ यू हीट ऑइस, अगर आप ऑइस यानी बर्फ की बात कर रहा हूं, अगर आप जो है ना बर्फ को हीट करते हो, गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस क्या है? इन दोनों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे, दोनों किस में लिखे हुए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे हुए हैं। इफ यू हीट आइस, अगर आप कहते हैं कि आइस को हीट करते हो, इट मेल्ट्स, ये पिघल जाती है। क्लियर हुई आपको बात? ठीक है, इसके मुकाबले में कहते हैं व्हेन यू हीट आइस, जब आप किसी बर्फ को हीट करते हो, गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है। देखो मीनिंग वही है, मैंने सिर्फ इफ की जगह क्या लगा लिया? व्हेन लगा लिया। यानी जीरो कंडीशन में आप इफ को किस में चेंज कर सकते हो? व्हेन में चेंज कर सकते हो। यहां तक बात समझ आ रही है? अनदर एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं कहता हूं इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, अगर बारिश होती है तो घास भीग जाती है, गीली हो जाती है। यहाँ पर इफ इट रेन्स देखें, अगर बारिश होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाई हुई है। द ग्रास गेट्स वेट, तो ये जो ग्रास है ना ये गीली हो जाएगी। इस इफ की जगह आप व्हेन लगा सकते हो। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द ग्रास गेट्स वेट। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, यानी हमेशा याद रखना, ये जो सिंपल प्रेजेंट यानी जीरो कंडीशन होते हैं, जीरो कंडीशन में सेंटेंस के दोनों हिस्सों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और ये जो वर्ड इफ होता है, इफ को जो है आप किस में चेंज कर सकते हो? व्हेन में भी चेंज कर सकते हो। मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, मीनिंग विल रिमेन द सेम। आप प्लीज इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? हम आगे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। यस, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, प्लीज एक दफा रीड आउट कीजिएगा, फिर हम क्या करते हैं? हम आगे जाते हैं।
अच्छा, मुझे तो यार कोई इशू नहीं है। मुझे पता है यार, वो ग्रामर थोड़ी सी टफ रहती है, ठीक है, तो इससे जो है ना वो लोग थक जाते हैं इससे। ठीक है, चलो इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सुन लीजिएगा, देखिएगा। देखिए, जीरो कंडीशन क्या होते हैं? जीरो कंडीशन जो होते हैं, ठीक है, यानी पहले ये सुन लीजिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जब एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हो और उसमें से हम एक सेंटेंस में शर्त की बात करते हैं, शर्तिया सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें हम अगर इस्तेमाल करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस के दोनों हिस्सों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो। मसलन देखिएगा, इफ यू लिसन वेल, ये सेंटेंस पहला सेंटेंस है, देखो इफ वाला पार्ट है। इफ यू लिसन वेल, अगर आप अच्छा सुनते हो, यू अंडरस्टैंड वेल, तो आपको अच्छा समझ भी आ जाती है। अब इस इफ की जगह आप व्हेन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो। व्हेन यू लिसन वेल, जब आप अच्छा सुनते हो, यू अंडरस्टैंड वेल, तो आपको समझ भी अच्छा आ जाता है। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। अनदर एग्जांपल देखिएगा, इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को हीट करते हो, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है। क्लियर हो गया? व्हेन यू हीट आइस, जब आप बर्फ को जो है गर्म करते हो, इट मेल्ट्स। मैंने सिर्फ इफ को जो है ना फैन में चेंज कर दिया। अनदर एग्जांपल आप देख लीजिएगा, अगर मैं कहता हूं इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ग्रास गेट्स वेट, तो घास जो है वो गीली हो जाएगी। ठीक है, व्हेन इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। क्लियर? सो जीरो कंडीशन में हमेशा क्या होता है, दोनों सेंटेंस के दोनों हिस्से जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं दोनों पार्ट्स। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। और इफ की जगह आप व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने जो क्वेश्चन पूछना है प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो जो है ना, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल टेंस नहीं लेना, ठीक है। सर बुक कौन सी लेनी है सर, हमने इस प्रैक्टिस वगैरह के लिए? वैसे तो लेना चाहते हो ना, ठीक है, आई केप वाली तो ले लें, बिकॉज आई केप में से जो है ना वो है, आई मीन एक, आई मीन इडियम, इडियम्स का पोर्शन है, एक एंटोनिम्स और सिनोनिम का पोर्शन है, वो वहां से आते हैं। बाकी मेरे ख्याल में ग्रामर के लिए जो है आप कोई बुक ना लें, आप यहाँ से पढ़ लिया करें। अदरवाइज अगर लेना चाहते हो तो रेन एंड मॉर्टन की एक बुक है, रेन एंड मॉर्टन, WREN, रेन मॉर्टन, ठीक है। ठीक है, तो आप वो ले लीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह वहां से आपको बहुत सारी यस, एनी क्वेश्चन यार? ये स्टार्ट के स्लाइड्स में मैं आपको ले जाता हूँ, जहां आप समझते हुए कोई मुझसे पूछना चाहते हो। ये हमने बात की है, जेरन की बात की थी। यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो आपको साथ साथ पार्टिसिपल भी होगा। जेरन जो होता है, जेरन और पार्टिसिपल दोनों एक जैसे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जेरन के बाद जो होते हैं वो वर्ब आता है, जिस तरह यहाँ पर रीडिंग इज, ये देखो वर्ब आ, क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। लेकिन पार्टिसिपल जो होता है वही वर्ड होता है, लेकिन उसके ऊपर हम क्या आते हैं, नाउन आते हैं, जैसे रीडिंग बुक्स। क्लियर हो गया? तो ये रीड करें, फिर हम ऊपर वाली स्लाइड की तरफ जाते हैं।
जी सर, पढ़ लिया सर। इसमें आप आगे ये पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये मैंने पार्टिसिपल का क्या क्लियर। पार्टिसिपल देखो, पार्टिसिपल के फॉर्म बाद क्या आते हैं, नाउन, हियरिंग द नॉइज, नॉकिंग एट द डोर, फ्लाइंग द काइट। यस, देखो यहाँ पर नाउन, प्लीज आप एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा। यस, ये पढ़ लिया। थोड़ा सा आप ऊपर ये भी पढ़ लीजिएगा। ये है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव वो वर्ब होता है जिससे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस, सो थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। 4 मिनट्स की हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके बाद बीसी की क्लास है। आप में से अगर कोई बीसी के स्टूडेंट भी है मेरे पास तो वो फिर इसके बाद अभी बीसी की क्लास को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ ये स्लाइड जो है ना मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, ये वही स्लाइड है और इसमें मैंने थोड़े से एग्जाम्पल बढ़ा दिए हैं, ठीक है, जो आपके सामने मैं लिख रहा था ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। आपको कोई जो है ना कमी फील नहीं होगी। सो थैंक्स लॉट यार, ठीक है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।